हेलो दोस्तों, अब आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं आपके लिए टोटल 100 प्रश्न लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी शानदार जानदार डिस्कशन इस वीडियो में मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो दोस्तों, बौद्ध संगीति जो हुआ था चौथा पूछ रहा है, तो इसका आप याद रख लीजिएगा। राजा का नाम पूछेगा तो याद रख लीजिएगा अक्का। क्या याद रख लीजिएगा? अक्का। अ से पूछेगा क्या होता है, तो अ से अजात शत्रु। कौन हो जाएगा? अजात शत्रु, यानी पहला बौद्ध संगीति। का से याद रख लीजिएगा काला अशोक, दूसरा बौद्ध संगीति। अ से आपका अशोक हो गया, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। का से याद रख लीजिएगा कनिष्क, जो आपका चौथा बौद्ध संगीति हुआ। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुआ था। दोस्तों, कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक साहित्य है। दोस्तों, त्रिपिटक किताब जो है वह कौन सा धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी। क्या होता है? तीन टोकरी। तीन टोकरी कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए, ये किस धर्म का बुक था? ये जिसमें पिटक लगा होगा, आप याद रख लीजिएगा, वो सब बुक किस धर्म का होगा? बौद्ध धर्म का होगा। और बौद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो भगवान बुद्ध ने। किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। अब आपको बताना है कनिष्क ने गद्दी पर कब बैठा था। तो कनिष्क का राजरोहण जो तिथि था वो 78 एडी। कब था? 78 एडी में ये बैठा था। और इन्होंने अपने नाम पर शक संवत चलाया। क्या चलाया? शक संवत कैलेंडर चलाया अपने जन्मदिन के अवसर पर। और कनिष्क पहला व्यक्ति था जिन्होंने रेशम मार्ग को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? रेशम मार्ग को जीत लिया था। और कनिष्क। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। और महाभारत दोस्तों, इसका रचयिता पूछेगा बुक का, कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। और महाभारत का पूछेगा कि फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो पहले जो जैन धर्म था उसमें पाँच गो सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये सब तीन गो पहले से था। ब्रह्मचर्य आकर के महावीर स्वामी एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। और महावीर का बचपन का नाम पूछे क्या था? वर्धमान। क्या नाम था भैया? वर्धमान था। इसकी माँ का नाम क्या थी? त्रिशला था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जबकि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव था। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक दोनों में अंतर होता है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां तीर्थकार थे। और 24वां बोलिए या अंतिम बोलिए, जैन धर्म का 24वां या अंतिम तीर्थकार कौन थे? इसी महावीर स्वामी था। यही महावीर स्वामी था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। दोस्तों, पुर्तगाली पूछ रहा है कि गोवा पर कब अधिकार किया है। प से पुर्तगाली, प से 1510 में। कब किया था? 1510 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सहायक की संधि की नीति कार्यान्वित की किसने किया था। तो ये किया था वेलेजली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, हड़प का नीति पूछेगा किसने लागू किया था? डलहौजी ने। हड़प का नीति होगा डलहौजी। या गोद निषेध प्रथा ये सब कौन था? डलहौजी। और कर्नवालिस कोड कब बनाया था? 1793 में। पूछे कर्नवालिस कोड, लॉर्ड कर्नवालिस ने अपने नाम पर एक कोड दिया था। कब दिया था? 1793 में। और बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक, इन्होंने राजा राम की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, अवध में पूछ रहा है, तो अवध में कौन किया था? तो अवध में जो करने वाली थी कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल, जिसको हम लोग महकपरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महकपरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तात्या टोपे को
का असली नाम पूछेगा क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति में एक व्यक्ति जिसको उसी का मित्र ने धोखा दिया था वो कौन था, तो तात्या टोपे। इसी का मित्र ने इसको फंसा दिया, बाद में इसको अंग्रेज ने क्या किया था, फांसी दिया था। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन कौन है, मनु, मणिकर्णिका या छबीली बाई। दोस्तों छबीली बाई इसको प्यार से सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके दादाजी दोनों प्यार से पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों कहाँ से शुरू हो गया था, 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। कहाँ से शुरू हो गया था, मेरठ से। कहाँ शुरू हो गया था, मेरठ छावनी से, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और यह पूछेगा कि पटना से 1857 का विद्रोह कौन कर रहा था, प से पटना, प से पीर अली, प से पुस्तक विक्रेता। तो कौन कर रहा था, पीर अली कर रहा था और ये पुस्तक विक्रेता था। और कानपुर से पूछेगा कौन कर रहा था, तो नाना साहब। कानपुर से कौन कर रहा था, नाना साहब। और नाना साहब को हम लोग कहते हैं धोधू पंत। क्या कहते हैं, धोधू पंत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। कौन था, ए.ओ. ह्यूम। इसी को कहते हैं ए से एलन, ओ से ओक्टोमियम, ह्यूम, एलन ओक्टोमियम ह्यूम, इसका स्थापना किया था। और ए.ओ. ह्यूम कहाँ की थी, ये शिमला की थी। कहाँ की थी, शिमला की ये संत थी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत भी हम लोग किसको कहते हैं, ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग क्या कहते हैं, लोकमान्य। क्या कहते हैं, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो था अपने पिता की आज्ञा से हरिहर और बुक्का राव ने किया था। हरिहर और बुक्का राव ने किया था। पूछे कब किया था, 1336 ईस्वी में। कब किया था, 1336 ईस्वी में किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा कौन था, तो कृष्णदेव राय। कौन था, कृष्णदेव राय। और इसका बुक का नाम याद रख लीजिएगा, अमुक्तमाल्यद। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। दोस्तों उत्तर भारत में पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु। कौन किया था, चैतन्य महाप्रभु। ये बात याद रख लीजिएगा, जबकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का कौन आरंभ किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, रामानंद। क्या हो जाएगा, रामानंद। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की, अगला है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था भैया, 1608 ईस्वी में आया था। आना था अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था और अकबर के जगह जहांगीर बन चुका था राजा। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया था, इंग्लिश खां। इंग्लिश खां का उपाधि पूछेगा किसको दिया था, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो अकबर जो था वो मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। और मेवाड़ में आपको पता है, मेवाड़ में कौन था, महाराणा प्रताप था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर बोले या गाजी बोले, गाजी बोले या आलमगीर बोले, दोनों नाम किसका है, औरंगजेब का नाम है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। कब हुआ था, 1707 में। और औरंगजेब किसका बेटा था, शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब ने क्या बनाया था, बीबी का मकबरा। क्या बनाया था, बीबी का मकबरा, जिसको हम लोग दूसरा ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं, या ताजमहल का गंदा नकल कहते हैं, या दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों 1912 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को
एक आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पर चलाया था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से गांधी जी ने यहाँ पर 70 मिनट का भाषण दिया और कहा कि आज ही मैं आप लोगों को आज़ाद कर दूंगा, बशर्ते आप लोग हमको साथ दीजिए। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई। कौन दिया था? डू एंड डाई, यानी इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं करो या मरो। क्या कहते हैं? करो या मरो का नारा पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी बताता हूँ। तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। और यह जो था कानून मंत्री था। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री भी कौन था? बाबा साहेब ही था। और बाबा साहब के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा, मुक् नायक नाम का पत्रिका इन्होंने निकाला। कौन सा? मुक् नायक नाम का पत्रिका किसने निकाला था? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर याद रख लीजिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन? भीमराव अम्बेडकर। और इसकी समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता जो है या निहित होता है, किसमें होता है? न्यायपालिका में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहर को खोजा गया था। एक 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज। किसका खोज किया था? दयाराम ने किया था हड़प्पा का खोज। कब किया था? 1921 में। जबकि 1922 में आर डी बनर्जी, जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं, इन्होंने भी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखिए भैया मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था? मोहना नाम था। और मोहना जो था वो पंडित था। क्या था? पंडित था। मोहना से याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। क्या याद रख लीजिएगा? मोहनजोदड़ो। अब पंडित था तो वो रोज़ सुबह सुबह नहाता था। क्या करता था? सुबह सुबह स्नान करता था। क्या करता था? स्नान करता था। तो याद रख लीजिएगा, पूछेगा बेहद बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अच्छा बाभन है तो खैबू करेगा, तो दबा दबा करके खाता था, काफ़ी ज़्यादा खाता था, 2-4 केजी चिकन खा जाता था। तो यह जो था क्या करता था? खाता था। तो पूछेगा स्नानागार, तो स्नानागार बता दिए। अन्नानागार, क्या पूछेगा? अन्नानागार मतलब जहाँ पर अन्न रखा जाता है। तो विशाल अन्नानागार पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और इसमें एक लक्षण और था कि यह जो था सूती कपड़ा पहनता था। कपड़ा ये रोज़ नया नया पहनता था, लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती कपड़ा पहनता था। तो क्वेश्चन पूछेगा सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिला। और इस मोहना का एक लक्षण बहुत खराब था। क्या था? यह डांस देखने का शौकीन था। तो पूछेगा कांसे की नर्तकी, ये हमको कहाँ से मिला? तो ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? दोस्तों 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। और मगध यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र। क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र जो था सबसे बड़ा था उस समय में। अच्छा महाजनपद टोटल कितना था? 16 था। इस बात की जानकारी हमको बौद्ध धर्म की किताब अगुत्तर निकाय से मिलता है। और जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र से भी मिलता है कि इस समय कितना था। जबकि 18 महाजनपद बताने वाला एकमात्र ग्रंथ है। कौन है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनि का। किसका है? पाणिनि का। और पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। इसके अनुसार कितना महाजनपद काल था? 18 महाजनपद काल था। अच्छा तो आपको ये सब याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो है यह किसका लिखा हुआ है? ये
पंडित का लिखा हुआ है। किसका है? चाणक्य, वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का है। और इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का है। इंडिका किसका है भैया? मेगास्थनीज का है। तो इन दोनों से हमको किसका जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश में था? तो मौर्य वंश में था। चलिए बढ़ते, और इसी के काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन भारत आया था? कौन भारत आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। पूछेगा हम लोग किस शासक को कहते हैं? इसी को कहते हैं सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली, चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक। इतना पूरा नाम किसका है भैया? अशोक का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों आइन ए अकबरी एक बुक है, मुगल काल का एक बुक है। ये टोटल 5 भाग में विभक्त है। कितना भाग में? 5 भाग में विभक्त है। इसको लिखने वाला जो राइटर था उसका नाम था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल नाम था। और अबुल फजल था। और इस आइने अकबरी का जो तीसरा पार्ट था, कितना 5 पार्ट है, जो तीसरा पार्ट था उसको हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकबरनामा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में। खोजिए ऑप्शन डी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? दोस्तों स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनने का कार्य जो है, एक अजूबा काम करके कौन गया था? शाहजहाँ गया था, क्योंकि इन्होंने ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल बनाने का काम कौन किया था? शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ का अगर पूछे वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम किसका था? इसी शाहजहाँ का नाम था। और शाहजहाँ ने क्या बनाया था? मयूर सिंहासन। क्या बनाया था? मयूर सिंहासन बनाया। और क्या इस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों को लूट करके कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। और फतेहपुर सिकरी में क्या है? बुलंद दरवाज़ा। क्या है? बुलंद दरवाज़ा है। और आगरा में क्या है? ताजमहल है। दिल्ली में क्या है? लाल किला है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? नेपोलियन से तुलना दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 100 युद्ध जीता था और 100 युद्ध नेपोलियन भी जीता था। तो इसलिए समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं 100 युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता। या नहीं तो कवि प्रिय, इसी के नाम इसी को कहते हैं। और हर्षवर्धन जो था किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन के काल में पूछेगा कौन सा व्यक्ति भारत आया था? तो ह्वेनसांग भारत आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग भारत आया था, चीनी यात्री। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है उसको राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना दंती दुर्ग। क्या बताना है? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों स्तूप का संबंध जो है वो किस धर्म से है? वो है बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। और स्तूप का अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये बौद्ध और जैन धर्म में दोनों का अर्थ भी क्या होता है? मृत्यु ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद गजनबी ने पूछेगा कि टोटल कितना बार हमला किया था? तो भारत पर टोटल 17 बार हमला किया था। इस बात की जानकारी हमको प्रोफेसर इलियट के बुक से पता चलता है। और मोहम्मद गजनबी को भारत में बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो मोहम्मद गजनबी
इसी के काल में कौन आया था? अल बरूनी आया था। अल बरूनी का किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। पूछेगा किसका है? तो ये अल बरूनी का है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ये कब आया था? 712 में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला अरबी मुसलमान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत आने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कब आया था? 712 ईस्वी में। कब आया था? 712 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और यह इब्न बतूता पूछेगा किसके दरबार में आया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आया था। और इब्न बतूता का किताब का नाम पूछेगा क्या था? इसका किताब का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला नाम था। और इब्न बतूता रेहला इसका किताब का नाम था। और इब्न बतूता पूछेगा इसके बाद इन्होंने यहाँ से कहाँ चल गया था? विजयनगर साम्राज्य को भी इन्होंने देखा था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कौन किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। और बांग्लादेश का रुपया क्या है? टाका। राजधानी ढाका, रुपया टाका। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए दोस्तों 2 कमेटी बनाया गया था। एक को कहते हैं हंटर कमेटी। क्या कहते हैं? हंटर कमेटी। और एक को कहते हैं तहकीकात कमेटी। हंटर और तहकीकात कमेटी पूछेगा दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध जालियांवाला बाग से है। और इसी जालियांवाला बाग में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद के उपाधि को त्यागा था। कौन सा? केसर-ए-हिंद के उपाधि को त्यागा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका? सर नाइटहुड का उपाधि को त्याग दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर। किसके किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का पत्रिका चलाया। क्या चलाया? हरिजन नाम का पत्रिका चलाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसका किया था? तो देखिए न्यू इंडिया। अच्छा, न्यू इंडिया किसका है? ये तो एनी बेसेंट का है। हाँ, यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। कॉमरेड ईबी इसका नहीं है। अल हिलाल और अल बिलाल। अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल तो याद रखना ही है, साथ साथ मैं एक रिश्ता बता रहा हूँ, अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल। अल बिलाल का रचनाकार कौन है? तो ये भी अबुल कलाम आज़ाद ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और यहाँ से हमको क्या क्या सब प्राप्त हुआ था? सूती वस्त्र, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब पुजारी की मूर्ति, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? दोस्तों जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपको पता होगा कि आर्य आए भारत में। कौन आए थे? आर्य आए थे भारत में। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और आर्य का विजय होने का कारण क्या था? क्योंकि उसके पास लोहे का अस्त्र था। और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले अब हम लोग उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक काल आया था पाषाण काल। कौन था? पाषाण काल। इस काल में सब कुछ पत्थर का था, इसलिए इसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, उसके बाद में तांबा का खोज हो गया। और ताम्र पाषाण काल को हम लोग कहते हैं चाल कोथलिक एज। क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज। जब तांबा का जब खोज हो गया तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है लोहा और तलवार का उपयोग होने लगा।
इसके बाद से। चलिए नेक्स्ट है कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। पूछे गए किस नदी पर स्थित है, तो घग्घर नदी में। किस नदी पर है, तो घग्घर नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था, हरिसेन ने। किसने किया था, हरिसेन ने किया था। और प्रयाग प्रशस्ति से पूछेगा हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त का। किसका, समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है। तो पतंजलि का किताब का नाम क्या था, महाभाष्य। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट होगा। इसका प्रश्न बताते हैं, पतंजलि का लेखक कौन है, महाभाष्य। और बाणभट्ट का किताब का नाम क्या है, कादम्बरी। क्या नाम है, कादम्बरी। कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, इनका किताब का नाम क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानम। ये सब किसका था, कालिदास का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्यकालीन जो टकसाल था उसका प्रधान कौन था, लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी, दोस्तों इस बुक से हमको कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। किसका चलता है, कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इसका लेखक कौन था, तो इसका जो लेखक था कल्हण। कौन था, कल्हण। अगर ऑप्शन में कल्हण ना रहे तो बिल्हड़ रहेगा। क्या रहेगा, बिल्हड़ रहेगा। यह बात देख लीजिएगा। कल्हड़ और बिल्हड़ ने इस बुक का रचना किया था। और राजतरंगिणी में टोटल 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर कल्हण ने लिखा है, 2 चैप्टर बिल्हड़ ने लिखा है। और इससे हमको कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। अच्छा, अब विशाख दत्त के किताब का नाम क्या था, मुद्रा राक्षस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। इसका जो रचना था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। किसमें हुआ था, संस्कृत भाषा में। लेकिन महाभारत को फारसी में अनुवाद पूछेगा किसने कराया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत को किसने लिखा। तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा। अब कौटिल्य का असली नाम पूछेगा क्या था, तो चाणक्य। चाणक्य का असली नाम क्या था, कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक दोस्तों एक ग्रंथ है जो किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। 3 टोकरी में कौन कौन, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों किताब जो है पूछेगा किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। नेपाल के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर कठोर तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेपाल नहीं, सॉरी, बिहार के गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इसकी मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर या कुशीनारा, जो बोलिए सब सही है। इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी में 563 BC में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है, जैन धर्म से है। जैन धर्म ही आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया, एक श्वेतांबर कहलाया, एक दिगंबर कहलाया। जो श्वेतांबर था वो श्वेत कपड़ा पहनता था, जो दिगंबर था वो नग्न अवस्था में रहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछेगा गृहत्याग की घटना क्या कहलाता है, तो गृहत्याग की घटना महाभनिष्कर्मण कहलाता है। बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना महाभनिष्कर्मण और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में हम लोग जानते हैं कि किसके काल में आया था, चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अच्छा, हुएनसेंग के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, हुएनसेंग नहीं, हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, हुएनसांग आया था। और हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली से दौलताबाद
किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद जो था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको पागल सुल्तान या सनकी बादशाह या रक्त पिपासु सुल्तान, विद्वान मूर्ख, स्वप्नशील बादशाह इत्यादि नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। इन्हीं का गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया इनका तो गुरु था ही, साथ साथ अमीर खुसरो का भी गुरु था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों गुरु नानक का जो संबंध है वो सिख धर्म से है। सिख धर्म का स्थापना पूछे किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था। और सिख धर्म इसका जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में महिला संत थी। तो महिला संत कौन को? मीरा, ये भी है, अंडाल, कराईकल, ये सब महिला संत है, याद रख लीजिएगा। और मीरा पूछेगी किसकी भक्त थी? तो मीरा जो थी वो कृष्ण विष्णु का भक्त था। किसका था? नहीं, कृष्ण का भक्त थी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आइन ए अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल। और अबुल फजल का एक किताब का नाम और याद रख लीजिए, बादशाह नामा। क्या याद रखना है? बादशाह नामा इन्होंने ही लिखा है। बादशाह नामा में कहा है, बादशाहत एक ऐसी प्रकाश है जो संपूर्ण विश्व को रोशनी फैलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है। दोस्तों गोपुरम का जो अर्थ होता है मंदिर का द्वार। क्या होता है? मंदिर का द्वार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपुरम शब्द जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। वहाँ क्या होता था? इसका अर्थ मंदिर का द्वार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। ये विजयनगर से संबंधित है। दोस्तों हम्पी में एक मंदिर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष का मंदिर पूछेगा कहाँ है? तो इसी हम्पी में है। अगर आपको विजयनगर साम्राज्य का ध्वंसावशेष देखने को मिले, अगर देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप हम्पी चला जाइए, कर्नाटक के आप हम्पी चला जाइए, वहाँ से देख करके आइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों आइन ए अकबरी को लिखा था अबुल फजल ने। इसको टोटल 5 भाग में बांटा गया था। कितना भाग में? 5 भाग में, जिसका तीसरा भाग अकबरनामा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 5वां भाग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अभी भी मैंने बताया कि आइन ए अकबरी का तीसरा भाग अबुल फजल। तो अबुल फजल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया था? 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया था। और वास्को डिगामा जो था टोटल भारत 3 बार आया था। कितना बार आया था? 3 बार आया था। और भारतीय में मर गया था। कहाँ मरा था? केरल में। कहाँ मरा था? केरल में। अगर स्थान पूछे केरल में कहाँ, तो कोच्चि में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी के अनुसार 5 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 5 भाग में। नेक्स्ट अगला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन था? तो वो था कनिंघम। कौन था? कनिंघम था। और कनिंघम को हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता। हम लोग पूछेगा किसको कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अच्छा व्हीलर, एक था हीलर, एक था व्हीलर। चलिए इसके बारे में बाद में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। एक कारण नहीं था, बहुत कारण था। कोई कहता बाढ़ आया था, कोई कहता भूकंप आया था, कोई कहता विदेशी आक्रमण के कारण हुआ था, कोई कहता है अकाल पड़ गया था। तो इस प्रकार सब दिया है, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा का समय काल माना जाता है। दोस्तों हड़प्पा का जो समय काल जो माना जाता है 2600 BC से 1900 BC के आसपास में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बैल का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में किस कार्य के लिए किया जाता था? तो बैल का काम किसके लिए किया जाता था? हल जोतने के लिए। अच्छा अगर आपसे पूछेगा घोड़े की हड्डी हमको कहाँ से मिला है? तो सुरकोतदा से। कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से मिला है। और कुत्ते का साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। कहाँ पर? बुर्ज होम। कहाँ पर? बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अगर वही पूछेगा कि लिपस्टिक
लिपस्टिक हमको कहाँ से मिला था, तो ये हमको मिला था चंद हुदड़ों से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार का विवाह है। कितना प्रकार का विवाह है? 8 प्रकार का विवाह है, जिनमें प्रथम 4 विवाह को शुभ विवाह कहते हैं और बचे शेष विवाह को अशुभ विवाह कहते हैं। ये जो लव मैरिज वाला विवाह है यह अशुभ विवाह के कैटेगरी में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। और महात्मा बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। अच्छा, इनका बेटा का नाम राहुल था और देवदत्त कौन था? इसका भाई था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, विधम्म पिटक बताए, जिसमें पिटक लगा रहेगा सब कौन धर्म होगा? बौद्ध धर्म होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, दुर्योधन की माँ का क्या नाम थी। तो दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी थी। क्या थी? गांधारी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो भीष्म को किसे कहा जाता, सॉरी महाराज पांडु को किसको कहा जाता है? महाराज पांडु को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो महाराज पांडु की पत्नियां थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो था, इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा होने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकार थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। या 24वां पूछे या अंतिम तीर्थकार पूछे, या अंतिम तीर्थकार पूछे, दोनों में कौन था? महावीर स्वामी। अच्छा, ऋषभ देव था जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार। इसको हम लोग पूछेगा कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था। तो ऋषभ देव ने। और आदिनाथ कौन था? ऋषभ देव, अजितनाथ, हाँ, इसी को हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद टोटल 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद कितना है? 108 गो है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो इससे हमको मिलती है मौर्य वंश की। किससे मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। जबकि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद उस समय कौन था? मगध था। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम बोले या मालविकानम बोले, इन सब का रचनाकार कौन है। तो इन सब का रचनाकार कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। बाण भट्ट का किताब का नाम क्या था? कादम्बरी। अश्वघोष और कौटिल्य। कौटिल्य किसका नाम था? कौटिल्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था। तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। और अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। और समुद्रगुप्त को हम लोग 100 युद्धों का विजेता के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया। तो प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिंदुसार को अमित्रोघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रोघात। और अमित्रोघात का अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया था R.D. बनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं राखल दास बनर्जी। और 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ। इसको किसने किया था? तो इसको किया था पंडित दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल जो है उसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जब पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। वहीं पूछ लिया जाएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तब शाहजहां आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? शाहजहां के काल को कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का
कुमार। ये पूछेगा किसके काल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। दोस्तों इसी हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म का 5वां संगीति हुआ था। 5वां संगीति हुआ था जो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कन्नौज में। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था 5वां संगीति। और इसका अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया था? इसी हुएनसांग को बना दिया था। अच्छा, और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? अफ्रीका का। और मार्को पोलो इटली का। पीटर मुंडी ये पूछेगा किसके काल में आया था? ये शाहजहाँ के काल में आया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण और बिल्हर था। तो ऑप्शन में बिल्हर नहीं दिख रहा है तो कल्हण हो जाएगा, पीछे बता के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शासक का नाम बताइए। तो वो शासक का नाम क्या था? इसका नाम था अशोक। कौन नहीं, रुद्रादमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन हम लोग किसको कहते हैं? नागार्जुन को, अबुल कलाम आज़ाद को, तेज बाबू, नरेंद्र मोदी। भारत का आइंस्टीन हम लोग किसको कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने E=mc² फार्मूला दिया था, ये भी बात याद रखना है। और आइंस्टीन ने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का खोज किया। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का खोज किया। आइंस्टाइन का दिमाग का वजन पूछेगा कितना था? तो 1230 ग्राम। कितना था? 1230 ग्राम था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन वही तराइन का दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। इसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया। जब मोहम्मद गोरी जीत गया, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि रहता था, उसका नाम क्या था? तो चंदवरदाई। क्या नाम था? चंदवरदाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदवरदाई का किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये किसका बुक है? चंदवरदाई का है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। और दासराग युद्ध जो है ये दुनिया का सबसे पहला युद्ध है। अगर आपसे पूछेगा इतिहास का पहला युद्ध कौन सा है, तो यही दासराग युद्ध है, जो कहाँ लड़ा गया था? नर्मदा नदी पर लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त भी भारत में 100 युद्ध जीत चुका था। और नेपोलियन भी अपना देश में 100 युद्ध जीत चुका था। इसी के जैसा काम कौन किया? समुद्रगुप्त किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्होंने 100 युद्ध जीता, इसलिए इसको 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। 100 युद्धों का विजेता कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में हमको कौन सा किताब से पता चलता है? तो समुद्रगुप्त का जानकारी हमको मिलता है। चलिए तब तक आप लोग सोच के रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो चौथा पूछ रहा है, तो राजा पूछ रहा है, तो अका याद रख लीजिएगा। अका। तो पहला अजातशत्रु, पहला किसके काल में हुआ था? दूसरा काला अशोक के काल में हुआ था। तीसरा अशोक के काल में हुआ था। का से कनिष्क के काल में हुआ था। चौथा कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आप पूछे कनिष्क काल में कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद का जो प्रवर्तक था वो नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन था। और नागार्जुन को अभी भी बताए हम लोग क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, प्रियदर्शी मैंने आपको बताया था। प्रियदर्शी हम लोग किसको कहते हैं? सम्राट अशोक को कहते हैं। जब आपसे पूछ लिया जाएगा प्रियदर्शनी किसको कहते हैं, तब बताना है इंदिरा गांधी। क्या बताना है? IG गांधी, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं। अच्छा, आयरन लेडी जब इंदिरा गांधी को कहते हैं, तो आयरन मैन किसको कहते हैं? आयरन मैन हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसको हम लोग कहते हैं। और आर्यभट्ट ने क्या किया था? दशमलव प्रणाली का खोज किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से किसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है अरिजीत सिंह को। किसको जाना जाता है? अरिजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनव भारताचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसको? राणा कुंभा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बिंदुसार किस राजवंश के थे? तो बिंदुसार जो था वो किस वंश के थे? तो बिंदुसार जो था वो
मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको अमित्रो घात के नाम से जानते हैं। बिंदुसार के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? जीवक। और एक अवंती का राजा था जिसका नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत। और प्रद्योत को हो गया था पीलिया। पीलिया यानी जोंडिस को हम लोग कहते हैं। तो बिंदुसार ने इस जीवक को प्रद्योत के पास भेजा और इसको ठीक कर दिया। तो ये बात याद रख लीजिएगा कि जीवक किसके पास गया था? प्रद्योत के पास गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजेंद्र प्रथम किस राजवंश के थे? तो राजेंद्र प्रथम जो थे वो किस वंश के थे? वो चोल वंश के थे। किस वंश के थे? चोल वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? राजवर्धन। हर्षवर्धन, राजवर्धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो संगम वंश के थे। किस वंश के थे? संगम वंश के थे। तो ऑप्शन में संगम तो नहीं दिख रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश ने राज किया था, ऐसे याद रख लीजिएगा, संगम, सालु, तुलुब, अरबिडु। तो देखिए इसमें कौन मिल रहा है? तुलुब। तो तुलुब वंश का कौन था? कृष्णदेव राय था। तो कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय का किताब का नाम अमुक्त मूल्याद। इसका किताब का नाम पूछेगा क्या था? तो अमुक्त मूल्याद किसका किताब का नाम था भैया? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने पूछेगा नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था? तो कृष्णदेव राय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन किस राजवंश के थे? हर्षवर्धन अभी भी मैंने आपको बताया था पुष्यभूति वंश का था। किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का था। इसी के काल में कौन आया था? हुएनसांग आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। दोस्तों ये रहा आज का टोटल 100%। पहले का ये 100% था, लेकिन जितना मैंने डिस्कशन के साथ बताया 200 से कम नहीं होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।